गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज शुरू करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक अपनी क्लास का। लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था कि दो कौन कौन सी अप्रोचेस होती हैं फॉर द थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी। सो फर्स्ट वन वाज साइकोमेट्रिक और स्ट्रक्चरल अप्रोच एंड द सेकंड वन वाज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो आज जो हम थ्योरीज करने वाले हैं दे आर बेस्ड ऑन साइकोमेट्रिक और स्ट्रक्चरल अप्रोच। एंड जस्ट टू रिमाइंड यू अगेन, स्ट्रक्चरल अप्रोच में हम इंटेलिजेंस के स्ट्रक्चर एंड उसकी एबिलिटीज़ की बात करते हैं। आई होप ये पॉइंट आप याद रखेंगे आज की क्लास में। एंड लेट्स स्टार्ट विद द थ्योरीज today, and there are 5 theories and we will cover them one by one. So let's start with the first theory. First theory was unifactor or one factor theory, and it was given by none other than Alfred Binet, the first psychologist that we studied in our last class. And Alfred Binet was a French psychologist, and he was also the one who gave the practical IQ test for the first time. So let's understand what is unifactor or one factor theory. So this is let us put the title first. Theories based on your psychometric or structural approach. Okay, so we are studying here first theory, that is uni or one factor theory. And this was given by Alfred Binet. कौन सी थ्योरी किस साइकोलॉजिस्ट ने दी थी वो याद रखना बहुत ज़रूरी है, so that you can write down it in exam. तो यूनिफैक्टर या वन फैक्टर थ्योरी में क्या होता है, इनका कहना था कि जो भी हमारी इंटेलिजेंस है वो एक ही चीज़ है, ओनली वन फैक्टर इज़ इन्वॉल्व इन दैट। चाहे हम कोई भी काम कर रहे हैं उसमें एक ही चीज़ इन्वॉल्व होती है। ओवरऑल इन्होंने इंटेलिजेंस को एक वन फैक्टर की तरह देखा। जैसे कि आप बोल सकते हैं आज की डेट में हम जिस चीज़ को बोलते हैं कॉमन सेंस, राइट, कि हम कुछ भी काम कर रहे हैं उसमें एक ही फैक्टर इन्वॉल्व होता है और उसी काम को कोई कितने स्मार्ट तरीके से कर सकता है, कोई कम स्मार्ट तरीके से कर सकता है। तो इनकी थ्योरी में बेसिकली एक जनरल इंटेलिजेंस का आइडिया था और इन्होंने उसी जनरल इंटेलिजेंस के बेसिस पे कम इंटेलिजेंट और ज़्यादा इंटेलिजेंट लोगों को इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया। बस यही दो बातें हैं इनकी कि इन्होंने एक जनरल इंटेलिजेंस का जो है कंसेप्ट दिया, जिसको आप कॉमन सेंस की तरह भी समझ सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना कि हर काम करने की एक नॉर्मल इंटेलिजेंस होती है किसी के अंदर भी, तो वो इन्होंने बोला। तो ओनली वन फैक्टर विच ही कॉल्ड एज लाइक जनरल इंटेलिजेंस यू कैन से। And on the basis of this he differentiated less intelligent individual from more intelligent individual. Okay, did less intelligent from more intelligent इंडिविजुअल यू कैन से। ओके जी, अब यूनिफैक्टर थ्योरी हो गई। अब इसके बाद जो हमारी थ्योरी आई वो थी हमारी टू फैक्टर थ्योरी। ओके, एंड इट वाज गिवन बाय चार्ल्स स्पीयरमैन। सो नेक्स्ट हमारी जो थ्योरी थी वो थी टू फैक्टर। एंड इट वाज गिवन बाय चार्ल्स स्पीयरमैन। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जनरल फैक्टर इन्वॉल्व होता है, अदरवाइज़
जो किसी किसी फील्ड में जो इतना अच्छा कर जाते हैं, तो फिर वो कैसे करते हैं? अगर एक ही जनरल फैक्टर इन्वॉल्व है तो फिर सब सारे ही फील्ड्स में बहुत अच्छा करेंगे, राइट? तो इन्होंने क्या बोला कि हाँ, एक जनरल फैक्टर तो होता है जो सब में होता है, ओके, बट एक स्पेसिफिक और एक स्पेशल फैक्टर भी होता है किसी भी एक पर्टिकुलर ट्रेड का, जो किसी किसी में बहुत अच्छा होता है, एंड उसी की वजह से जो हमारे जैसे जो एक्सेल करते हैं अपने अपने फील्ड में, जैसे बहुत बड़ा कोई साइंटिस्ट हो गया, बहुत बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन हो गया, बहुत बड़ा म्यूजिशियन आर्टिस्ट हो गया, तो ये उस एक स्पेशल और स्पेसिफिक फैक्टर की वजह से होता है। तो इन्होंने बोला 2 फैक्टर होते हैं, वन इज़ जनरल और जी फैक्टर, एंड द अनदर वन इज़ स्पेसिफिक और एस फैक्टर। तो जो जी फैक्टर है वो आपकी प्राइमरी एबिलिटीज़ होती हैं मेनली, कि जैसे डेली स्टफ़ जो आप करते हैं वो प्राइमरी एबिलिटीज़ से रिलेटेड होता है, एंड स्पेसिफिक जिसमें कि आपको लाइक महारत हासिल होती है, यू आर वेरी एक्सीलेंट एट दैट, राइट? तो इन्होंने जो थ्योरी दी उसके अकॉर्डिंग क्या था, 2 फैक्टर्स जो थे आपके वो क्या थे, जनरल फैक्टर और you can say G factor, and the another one is specific factor or S factor. and आपके जनरल फैक्टर और जी फैक्टर में क्या आएंगी, आपकी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़, ओके? तो इसमें हम लिख सकते हैं प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़, एंड स्पेसिफिक फैक्टर में आप क्या आएंगे, जिसमें कि आप बहुत एक्सेल कर चुके होते हैं, यू कैन से एक्सीलेंट एबिलिटीज़, जिसके बेसिस पे जो है लोग डिफरेंट अचीवमेंट्स अपने फील्ड में करते हैं। ये हो गई आपकी 2 थ्योरीज़, ओके? सो नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो है आपकी थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। अभी आप देखेंगे कि हम मेंटल एबिलिटीज़ के बारे में ही बात कर रहे हैं, विच इज़ पॉइंटिंग टूवर्ड्स अवर द अप्रोच ऑफ साइकोमेट्रिक और स्ट्रक्चरल, ओके? तो जो तीसरी थ्योरी है वो है थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़, एंड वो दी थी आपकी लुइस थर्स्टन ने। सो लेट्स स्टडी कि उसमें क्या था। थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल abilities, and it was given by Louis Thurston, ओके? तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने बात की थी सिर्फ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ की, यानी कि जो कि सब में है, राइट? उनके बारे में इन्होंने सिर्फ बात की थी, और इन्होंने बोला था कि ऐसी 7 होती हैं प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ जो कि सब में होती हैं, और वो कौन कौन सी होती हैं ये उन्होंने अपने थ्योरी में डिफ़ाइन किया था। तो इन्होंने बोला था 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़, and they are your verbal comprehension। आप देखेंगे कि ये जो 7 है ये लाइक सब में ही होती हैं ऑलमोस्ट। वर्बल कॉम्प्रीहेंशन, वर्बल कॉम्प्रीहेंशन क्या हो गया आपका कि जो भी हम वर्ड्स सेंटेंसेस में जो बात करते हैं उसको समझना। देन इज़ योर न्यूमेरिकल एबिलिटी, ओके। न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब किसी भी न्यूमेरिक से रिलेटेड चीज़ हुई, उसको कितनी जल्दी कितनी फास्ट तरीके से आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं एंड कितना एक्यूरेटली उसको अंडरस्टैंड करते हैं, दैट इज़ योर न्यूमेरिकल एबिलिटी, ओके। देन इज़ योर स्पेशियल रिलेशन,
अच्छा, ये जो एक बात मैं बता देती हूँ इधर कि जो आपका एस फैक्टर है और स्पेसिफिक फैक्टर है वो भी होता प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ का ही है, बट वो एक एक्सीलेंट लेवल पे पहुंच चुकी होती हैं उस टाइम पे वो, राइट। एंड इधर जो है वो अभी अपनी जो जी फैक्टर है उसमें प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ अपनी लाइक नॉर्मल स्टेज पे होती हैं, लाइक जनरलाइज्ड होती हैं, जैसे कि हर किसी में पाई जाती हैं वैसे। स्पेशियल रिलेशन, स्पेशियल रिलेशन का मतलब क्या होता है? स्पेशियल वर्ड ये आया है आपका स्पेस से। स्पेस बोलते हैं ना हम, जगह कोई भी। तो स्पेशियल रिलेशन में कोऑर्डिनेशन समझना वो एबिलिटी कहलाती है स्पेशियल रिलेशन। अब जैसे कि इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है आर्किटेक्ट्स। ओके, आपने देखा होगा कि एक बिल्डिंग या एक घर या किसी मॉन्यूमेंट को डिज़ाइन करने से पहले, असलियत में उसको बनाने से पहले आर्किटेक्ट्स क्या करते हैं, उसको पेपर पे ड्रॉ करते हैं, राइट। एंड पेपर पे वो उसके उनको पूरा आइडिया रहता है कि इन एक्चुअल ज़मीन पे ये कितना बड़ा आएगा, कहाँ पे किसके बीच में कितना डिस्टेंस होगा, क्या उसका एंगल फॉर्मेशन रहेगा, राइट, कैसे फ्लोर्स उसके बिल्ड होंगे। तो उनको जो एक एक्चुअल स्पेस होता है उसका बहुत इंटेलिजेंट तरीके से आइडिया होता है, वो उसको अच्छे से रिलेट कर पाते हैं ऑन अ पीस ऑफ पेपर। तो इस टाइप की जो स्पेशियल इंटेलिजेंस होती है वो इसे लाइक आप आर्किटेक्ट्स एंड ऑल इंजीनियर्स में देख सकते हैं मोस्टली। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ स्पेशियल रिलेशंस, आप समझ सकते हैं यहाँ से। एंड देन अनदर वन इज़ योर परसेप्चुअल स्पीड। ओके, परसेप्चुअल स्पीड क्या होती है कि किसी भी चीज़ को आप जो परसीव कर रहे हैं, राइट, थ्रू योर सेंसेस एंड ऑल, तो वो कितनी फास्ट है। ऐसा तो नहीं है कि उसको किसी भी चीज़ को देखने में एंड उसको परसीव करने में आपको मतलब थोड़ा टाइम लैग हो रहा है या क्या है। तो दैट थिंग कि किसी भी चीज़ का परसेप्शन जो हो रहा है वो स्पीडीली हो रहा है नहीं हो रहा है। ओके, देन इज़ योर वर्ड फ्लुएंसी। ओके, वर्ड फ्लुएंसी मतलब अगेन वही कि वर्ड्स अगर बहुत फ्लुएंटली बोले जा रहे हैं कि नहीं, फ्लेक्सिबली बोले जा रहे हैं कि नहीं, या उनका यूसेज जो है वो फ्लुएंट है, फ्लेक्सिबल है कि नहीं। सपोज़ अगर किसी ने सिनोनिम्स दे दिए हैं या मल्टीपल वर्ड सेम टाइप से हैं या ऑपोजिट है, उनका कोरिलेशन या समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि ओके व्हाट इज़ दैट, राइट। देन आता है आपका मेमोरी। ओके, मेमोरी तो आपको लाइक यू नो कि जो भी चीज़ आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है वो स्टोर हो पा रही है या नहीं इन द फॉर्म ऑफ memory and how you are processing that memory. And the next or the seventh is inductive reasoning. Okay, so ये हो गई हैं आपकी 7 1 2 3 4 5 6 7। सेवन्थ इज़ योर इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है? इंडक्टिव रीजनिंग में ऐसा होता है कि आपके पास कुछ फैक्ट्स हैं जो कि लॉन्ग टर्म से चले आ रहे हैं, ओके, एंड उसके बेसिस पे आप कोई जनरल रूल फॉर्म कर लेते हैं। कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं इसका कि सपोज़ कोई एक सेलर है जो कि क्लोथ्स सेल करता है एक पर्टिकुलर मार्केट में एक पर्टिकुलर जगह पे। ओके, सपोज़ करो कि कनॉट प्लेस में सीपी में कोई एक सेलर है जो अपने कपड़े सेल करता है एवरी वंस अ वीक और ट्वाइस अ वीक। ओके, लेट्स सपोज दैट। अब उसने अगर अपना पिछले 4-5 महीने का उसने एक्यूरेटली देखा, नया सेलर है, उसने 4-5 महीने तक अपना देखा, नोट डाउन किया कि ओके इस वीकेंड पे मेरे पास इतने कस्टमर आते हैं, उनकी ये चॉइस है, ये वो डिमांड करते हैं, एंड उसने सारी चीज़ें अपनी नोट डाउन कर ली।
ओके, तो उसके पास ये एक फैक्चुअल डेटा इकट्ठा हो गया। अब क्या वो इस फैक्ट के आधार पे अपने आने वाले वीक्स में एक जनरल रूल डिफाइन कर सकता है अपने लिए कि मुझे इतने कस्टमर के हिसाब से इतने पीस ऑफ क्लोथ्स लेके आने हैं, इस स्टाइल के, इस डिज़ाइन के लेके आने हैं, राइट? वो कर सकता है ना ये जनरल रूल डिफाइन अपने लिए। तो दैट इज़ इंडक्टिव रीजनिंग, कि हमारे पास कुछ फैक्ट्स हों बिफोर हैंड, उनके आधार पे हम कोई एक जनरल रूल हम स्पेसिफाई करें। अब तो ये आपके इंडक्टिव रीजनिंग में आता है। नेक्स्ट था आपका हायरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। ओके, दैट आई विल राइट हेयर ओनली। नेक्स्ट थ्योरी के लिए हम इसको मिटा देंगे। इट इज़ हायरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। आप ये देख लेना, ये ब्लैक से है एंड द अनदर थ्योरी इज विद द ब्लू पेन। ओके, तो हायरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस दिया था आर्थर जेनसन ने, एंड आर्थर जेनसन इन्होंने क्या बोला था कि किसी भी इंटेलिजेंस के जो हैं 2 लेवल होते हैं। ओके, इट ऑपरेट्स इन 2 लेवल्स, लेवल 1 एंड लेवल 2। अब लेवल 1 तो इन्होंने बोला था एसोसिएटिव लर्निंग। ओके, एसोसिएटिव लर्निंग, एंड अनदर था आपका कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस। ये तो हो गया आपका एसोसिएटिव लर्निंग, एंड देन हो गया आपका कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस। ओके, तो क्या डिफरेंस हो गया एसोसिएटिव लर्निंग में और कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस में? लेवल 1 था एसोसिएटिव लर्निंग, कि जैसा आपने कोई चीज़ ली वैसे की वैसे उसको स्टोर किया और वैसे के वैसे उसको जो है डिलीवर कर दिया। जैसे कि हम रोट लर्निंग में करते हैं। रोट लर्निंग क्या होती है? लाइक हम बचपन में करते थे ना, कोई भी चीज़ मैम ने फर्स्ट सेकंड क्लास में स्पेशली होता था, कोई भी ऐसे होता था, हम उसका रट्टा लगाते थे, है ना, कि रिपीटेटिवली एक चीज़ को बार बार बोलना रिपीट करना, एंड वो आपके स्टोर हो जाएगी एंड एज इट इज़ आप उसको डिलीवर कर देंगे। तो वो आता है आपका एसोसिएटिव लर्निंग में, जिसमें कि आप अपनी तरफ से कुछ मॉडिफाई नहीं करते। देन आता है आपका कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस। इसके नाम से ही पता चलता है कि समथिंग रिलेटेड टू योर ब्रेन कैपेबिलिटीज़ और योर कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज़, राइट? तो अब इसमें क्या होता है, इसमें जो चीज़ हमने ली, परसीव की या लर्न की, कुछ भी, उसमें हम अपना खुद अपनी जो एबिलिटीज़ हैं उनको यूटिलाइज़ करेंगे एंड देन हम उनको डिलीवर करेंगे। अब जैसे हमने रोट लर्निंग का एग्जांपल लिया था इन एसोसिएटिव लर्निंग, वैसे ही एक स्टडीज़ से ही रिलेटेड मैं इसमें एग्जांपल दूंगी कि जैसे सपोज़ हम मैथ्स में आप लोग थ्योरम्स करते होगे, राइट? तो थ्योरम आपने एक बार समझ ली, या कोई फॉर्मूला है वो एक बार समझ लिया, उसकी एप्लीकेशन क्या है वो समझ ली। अब उसके बेसिस पे चाहे कोई भी न्यूमेरिकल कोई भी क्वेश्चन आ जाए, यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट इट, राइट? उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपने रट्टा मारा हुआ उस न्यूमेरिकल का या उस क्वेश्चन का एंड वो आ जाएगा एग्जाम में। तो उसके बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अब आपने जो लर्न की, जो समझी है थ्योरम या फॉर्मूला, उसको यूटिलाइज़ करके अपने ब्रेन में अपनी कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस को यूज़ करके आप उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो ये एग्जांपल है आपका कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस का। अब ये हमारी 4 थ्योरीज हो गई हैं। लास्ट और 5th थ्योरी है हमारी स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, जो कि जेपी गिलफर्ड ने दी थी। वो थोड़ी सी लेंदी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो ये मेरे को सारा रब करना पड़ेगा उसके लिए। सो आई गिव यू फ्यू सेकेंड्स कि अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट नोट्स विद यू। तो आई
just stand apart from here. या आप इसका स्नैपशॉट लेना चाहें वीडियो से तो आप स्नैपशॉट ले लीजिए, वो थोड़ा फास्टर होगा. ओके, आई होप इट्स डन नाउ. सो आई विल रब दिस होल एंड वी विल डू द फिफ्थ थ्योरी. आपने नोट डाउन किया होगा कि अभी तक हमने एबिलिटीज़ के बारे में ही बात की, राइट. तो आप कोरिलेट कर पा रहे हैं ना कि ये हमारी जो फर्स्ट अप्रोच थी वही चल रही है, राइट. तो अब जो हमारी फिफ्थ है वो है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल. तो यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर वर्ड ऑलरेडी ही आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि दिस इज़ लाइक रिलेटेड टू योर स्ट्रक्चरल अप्रोच. तो फिफ्थ वन जो है हमारी वो है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल. ओके, एंड ये दी थी जेपी गिलफोर्ड ने. ओके, आई थिंक इट्स सिंगल एल here. ओके, अब इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि जो हमारी इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स होती हैं ये 3 डायमेंशन की होती हैं, यानी कि दीज आर 3 डायमेंशनल इन नेचर. और वो 3 डायमेंशन कौन कौन से होते हैं? ऑपरेशंस, कंटेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. ओके, तो 3D आपको पता है, राइट. उस 3D की फॉर्म में ही हम इस थ्योरी को समझेंगे अब. तो इसने 3 डायमेंशन बोले हैं, तो पहले एक एक करके हम तीनों डायमेंशंस को एक एक एक्सिस पे रख के इसको समझते हैं, राइट. तो सपोज पहला डायमेंशन कौन सा बोला इन्होंने? ऑपरेशंस. अब सपोज ये फर्स्ट ये हो गया आपका ऑपरेशंस. ओके, नेक्स्ट इन्होंने बोला कंटेंट्स. ये एक अनदर डायमेंशन मैंने बना दिया इधर कंटेंट्स का. ओके, एंड देन अनदर डायमेंशन कौन सा बोला इन्होंने? प्रोडक्ट्स. ये इधर आ गया आपका थर्ड डायमेंशन, दैट इज प्रोडक्ट्स. ओके, अब क्या था कि ये तो हो गया आपका 3D. आपको समझ आया कि 3 डायमेंशंस हैं इसमें, ऑपरेशंस, कंटेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. अब हम इन तीनों डायमेंशंस को एक एक करके समझेंगे. इन तीनों डायमेंशंस के फर्दर जो इन्होंने बताया कि क्या क्या इनके पार्ट्स हैं वो हम एक एक करके देखते हैं. तो पहले हम पिक करते हैं ऑपरेशंस को. ऑपरेशन क्या होता है कि कोई भी रिस्पोंडेंट है, रिस्पोंडेंट मीन्स कि हम सब रिस्पोंडेंट ही हैं, वी रिस्पॉन्ड टू सम ऑफ द स्टिमुलाई, राइट. तो कोई भी रिस्पोंडेंट है वो जो चीज़ करता है उसको ऑपरेशंस बोलते हैं. ऑपरेशंस की फॉर्म में हम जो रिस्पॉन्स देते हैं वो चीज़ आती है इस डायमेंशन में. और उसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? उसमें आएगा आपका कॉग्निशन. तो इधर ऑपरेशंस के जो भी आपके पार्ट्स हैं वो मैं इधर लिखूंगी, कंटेंट्स के इधर एंड प्रोडक्ट्स के इधर. तो पहला आपका आ जाएगा इसमें कॉग्निशन.
ओके, देन आएगा आपका मेमोरी रिकॉर्डिंग। देन memory retention, okay, and then is your divergent production, then convergent production, and then evaluation। ओके, अब इन सब टाइप के ऑपरेशंस को हम एक एक करके समझ लेते हैं। कॉग्निशन, कॉग्निशन आपको पता ही है, रिलेटेड टू योर ब्रेन एक्टिविटीज़ एंड ऑल दैट फंक्शंस। ओके, देन इज़ मेमोरी रिकॉर्डिंग। मेमोरी रिकॉर्डिंग भी वही कि आपने कुछ देखा, उसकी आपकी मेमोरी फॉर्म हुई, स्टोर हुई दिमाग में, राइट। देन मेमोरी रिटेंशन, उस मेमोरी को जो कि रिकॉर्ड हुई है वो रिटेन भी करे, रहे लंबे टाइम तक। देन इज़ योर डाइवर्जेंट प्रोडक्शन एंड कन्वर्जेंट प्रोडक्शन। ये थोड़ा सा न्यू होगा आपके लिए, इसको समझ लेते हैं कि क्या होता है। डाइवर्जेंट का मतलब आपको किसी भी चीज़ को डाइवर्ज करना, लाइक फ्रॉम वन पॉइंट टू, लाइक दैट, डाइवर्सिफाई। एंड कन्वर्जेंट क्या होता है? दिस इज कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट। ओके, अब देखते हैं साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या मतलब है। डाइवर्जेंट का प्रोडक्शन का मतलब है कि आप किसी भी प्रॉब्लम का जो है डिफरेंट तरीके से अगर पॉसिबिलिटीज़ या सोल्यूशन उसका फाइंड आउट करना चाहें तो वो आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग में आता है। और कन्वर्जेंट इज़ लाइक मोर फोकस्ड, सिंगल सोल्यूशन किसी भी चीज़ का फाइंड आउट करना है या बेस्ट सोल्यूशन किसी चीज़ का फाइंड आउट करना है तो वो आता है आपका कन्वर्जेंट में। अब डाइवर्जेंट में क्योंकि आपको एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ सोचनी पड़ती हैं तो जाहिर सी बात है ये टाइप की जो थिंकिंग होगी वो होगी क्रिएटिव इन नेचर, राइट। कितना आप क्रिएटिवली सोच पाते हैं चीज़ों को। एंड जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है उसमें क्योंकि आपको वन पॉइंटेड सोल्यूशन देना है या बेस्ट सोल्यूशन देना है तो उस टाइम पे जो आपका थिंकिंग प्रोसेस होगा वो क्या होगा? इट वुड बी मोर ऑफ लॉजिकल, राइट, कि जो जितना लॉजिक बैठता होगा उस हिसाब से आप उसको यूज़ करेंगे। चलो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको सपोज़ दिल्ली से आपको जाना है कहीं दूसरे स्टेट में, फॉर एग्ज़ाम्पल आप हिमाचल प्रदेश जाना चाहते हैं तो आपको पता है आपके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम है कि मुझे इतने टाइम में ही पहुंचना है। ओके, तो आप पहले तो डाइवर्जेंट थिंकिंग अपनी पिक्चर में लेके आएंगे। तो उसमें आप क्या सोचेंगे कि ओके मैं बस से जा सकता हूँ या मैं ट्रेन से भी जा सकता हूँ, मैं प्लेन से जा सकता हूँ और ये बेस्ट रूट है। अगर मैं बस से जाऊँ तो कैसे जाऊँगा, ट्रेन से जाऊँ तो कौन सा रूट लूँगा एंड ऑल दैट स्टफ़। और मैं खाना पैक करके लेके जाऊँगा या कैसे लेके जाऊँगा, मेरा बजट कितना है, राइट। तो ये सब चीज़ें आप डिफरेंट तरीके से सोचते जाएंगे जब डाइवर्जेंट थिंकिंग आएगी। लेकिन जब आप कन्वर्जेंटली सोचने लगेंगे तो आप अपना दिमाग लगाएंगे, लॉजिकली थिंक करेंगे कि मैंने ये अपने एक ऑप्शंस निकाले थे कि मैं प्लेन से जा सकता हूँ, ट्रेन से, बस से, लेकिन क्या उतना मेरा बजट है कि मैं प्लेन से जा पाऊँ? नहीं। तो दैट इज़ नैरो डाउन। ओके, देन उसके बाद ओके मुझे ट्रेन से जाना है। ओके, देन क्या ट्रेन की टिकट्स अवेलेबल हैं? क्या मैं उतना वो वाला रूट फॉलो जो मैं करना चाह रहा हूँ जहाँ से ट्रेन जा रही है, क्या वो मेरे लिए फिजिबल है? टाइम कंज्यूमिंग कितना है, कितना नहीं है? तो ऑल दैट थिंग। वैसे ही बस का आप देखेंगे कि लॉजिकली आपके हिसाब से वो कितना फिट बैठता है। तो ऐसे कर करके ऑप्शंस जो हैं वो नैरो डाउन होते जाएंगे एंड आप एक कन्वर्जेंट सोल्यूशन पे पहुँचेंगे। तो ये जो दोनों टाइप की थिंकिंग है ये नो डाउट हम स्टडी कर रहे हैं इसलिए हमने ये एज अ सब्जेक्ट पढ़ा, लेकिन इन रियल लाइफ ऑल्सो दिस इज़ अ वेरी हेल्पफुल थिंग कि जब आपको कोई प्रॉब्लम आती है
तो आप उसको लिखें एंड उसके मल्टीपल पॉसिबल सॉल्यूशंस लिखें। पहले डाइवर्सिफाई करें अपनी थिंकिंग को, डाइवर्जेंट तरीके से उसके मल्टीपल सॉल्यूशंस लिखें एंड देन धीरे धीरे आप अपनी कन्वर्जेंट थिंकिंग उस पर अप्लाई करें एंड स्ट्राइक डाउन करते जाएं, जो कि ज़्यादा लॉजिकल साउंड नहीं करता है। इससे आपको जो बेस्ट सोल्यूशन है वो भी सेलेक्ट करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो आई होप दिस concept of divergent production and convergent production is clear to you. नेक्स्ट और है हमारा इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन वही हमने लास्ट टाइम भी किया था एक दो वीडियोस में पहले, कि जो भी हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं या जो भी कुछ जो हमारी एबिलिटीज़ हैं या कुछ जो भी चल रहा है दिमाग में, उसको इवैल्यूएट करने की क्षमता होना कि वो कितना सही है, कितना एक्यूरेट है, कितना यूज़फुल है हमारे लिए, ऑल दैट, राइट। तो ये हो गया हमारा ऑपरेशंस का पार्ट। ऑपरेशंस में हमने कितने फंक्शंस पढ़े हैं इसके, 1 2 3 4 5 6, ओके, आई एम राइटिंग डाउन हियर, दिस इज 6। देन बात आती है ऑपरेशंस, तो वो हो गई कि जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, राइट, कि अब वो परफॉर्म जो हम कर रहे हैं तो वो हम कहाँ कर रहे हैं, उसके लिए कोई बेस चाहिए, राइट। तो देयर हैज़ टू बी सम nature of material or you can say information on which these operations are performed। तो उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे contents, जो कि हमारे इधर हैं। अब contents आपके कौन कौन से होते हैं, कि जैसे अगर सपोज़ मैं परसीव कर रही हूँ, कुछ कॉग्निशन दिमाग में चल रहा है, तो ऑब्वियसली विजन है, राइट, एंड ऑडिटरी है, कानों से हम सुन रहे हैं, तो दीज आर योर कंटेंट्स, जिनके आधार पे आप जो है इन चीज़ों को, ऑपरेशंस को परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो हमारे कंटेंट्स कौन कौन से होंगे, कंटेंट्स होंगे हमारे विजुअल, देन ऑडिटरी, सिंबॉलिक, and then semantic, and behavior। ओके, सो अब इनको देखते हैं क्या होता है। विजुअल यू नो कि जो देखने का है, दैट इज़ रिलेटेड टू विजुअल कंटेंट। देन ऑडिटरी, हियरिंग थिंग। सिम्बॉलिक एंड सिमेंटिक। सिम्बॉलिक क्या होता है, सिम्बॉलिक इज़ इन द फॉर्म ऑफ सिम्बल्स। जैसे जिन चीज़ों की जो हमारे अंदर एबिलिटीज़ होती है, इन द फॉर्म ऑफ सिम्बल्स उनको समझना, जैसे कि अल्फ़ाबेट्स हो गए, न्यूमेरिकल्स हो गए, राइट। जैसे अगर मैं आप यहाँ पे लिखूँ कि व्हाट इज़ दिस, आपको इसका कोई मतलब नहीं पता कि ये क्या है, बट यू नो दिस इज़ ए, राइट। ऐसे ही यहाँ पे मैं लिखूँ व्हाट इज़ दिस, देयर इज़ नो मीनिंग टू इट, बट आप बोलेंगे का। देन अगर मैंने लिखा दिस इज़ 7, ओके। अब जैसे जो लोग म्यूज़िक स्टडी करते हैं, उनके कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे सिंबल्स होते हैं, राइट, वो भी सिंबॉलिक तरीके से चीज़ों को समझते हैं। आइडियली इनका ये देखते टाइम आपके दिमाग में ऐसा कुछ एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग नहीं आता, लेकिन आप इनको इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स समझ पाते हैं। तो ये जो आपकी एबिलिटी होती है, इसको बोलते हैं सिंबॉलिक इन नेचर। एंड सिमेंटिक तब आता है जब ये चीज़ किसी, या ये मेमोरी जो होती है हमारी इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, या किसी एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग की फॉर्म में हमारे दिमाग में होती है। जैसे अगर मैं पूछूं आपसे व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, ओके, देन आप कहेंगे दिल्ली, न्यू दिल्ली, एंड आपके दिमाग में एक इमेज भी क्रिएट हो जाएगी कि ओके, न्यू दिल्ली एक कैपिटल है, एक सिटी है, एक जगह है, राइट, दैट वे। व्हाट इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, तो आप जैसे ही बोलेंगे गंगा जी, तो आपके दिमाग में वो रिवर आएगी, राइट, देयर इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग टू दैट। तो वो हो गई आपकी सिमेंटिक चीज़, एंड ये ऑल्सो आपकी जो है मेमोरी में स्टोर हो रहती है। देन आता है बिहेवियर वी ऑल नो कि जो भी चीज़ हम एक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू आवर बिहेवियर। तो ये कितने पॉइंट्स हो गए हमारे इसमें, विजुअल 1 2 3 4 5। तो हमारे कंटेंट्स हो गए 5। Let's write it down here.
ओके, अब बारी आती है हमारी प्रोडक्ट्स पे। अब हमें ये पता चल गया कि हम कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, किस के बेसिस पे हम वो अपने रिस्पॉन्सेस दे रहे हैं, ठीक है, क्या बेस है उसके ऊपर जिसके ऊपर कि हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं, एंड देन प्रोडक्ट्स। अब वो जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो किस फॉर्म में दे रहे हैं, यानी कि उस रिस्पॉन्स की डिलीवरी किस फॉर्म में हो रही है, राइट। सो प्रोसेस आर द इंफॉर्मेशन, द फॉर्म, किस फॉर्म में हम उनको प्रोसेस कर रहे हैं, दोज आर योर प्रोडक्ट्स। अब वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म होती है यूनिट, जो कि एक स्मॉल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन के तरह हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दिस विल बी योर यूनिट। जब कई सारी यूनिट्स मिल जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं क्लास। तो नेक्स्ट विल बी क्लासेस, ओके। देन जब बहुत सारी क्लासेस हमारी मिल जाएंगी तो वो एक रिलेशन फॉर्म करेंगी, एंड दैट विल बी नोन एज, दैट बिगर फॉर्म विल बी नोन एज रिलेशंस, ओके। ये तो अ सेट ऑफ यूनिट हो गया, और जब क्लासेस होंगी तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्लासेस होंगी, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की यूनिट्स होंगी अंदर, तो उनके जब हम उनको ज्वाइन करेंगे तो दैट विल फॉर्म रिलेशन। तो नेक्स्ट जो हमारा टाइप होगा प्रोडक्ट का वो होगा आपका रिलेशंस, ओके। रिलेशंस के बाद आएंगे हमारे डिफरेंट डिफरेंट, जब रिलेशंस हमारे पिक्चर में आएंगे तो एक बड़ा सिस्टम फॉर्म होगा, तो दैट इज सिस्टम्स। एंड देन अगर हम उसमें कुछ चेंजेस वगैरह करना चाहते हैं तो दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। एंड द लास्ट वन और द सिक्स्थ वन यू कैन से इज इम्प्लीकेशन, implications, ओके। इम्प्लीकेशंस में क्या आता है कि जैसे हमने यहाँ तक देख लिया पूरी एक यूनिट बन गई, यूनिट है, ट्रांसफॉर्मेशन भी पॉसिबल हो पा रही है, चेंजेस कर पा रहे हैं हम उस चीज़ में। देन इम्प्लीकेशन, उसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, उसके बेसिस पे हम क्या हम कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स, ओके। तो आई होप ये क्लियर है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझने का है नहीं, इट इज़ जस्ट कि कैसे एक जो फॉर्म है वो कैसे छोटे से लेके एक बड़े लेवल तक फॉर्म क्रिएट होती है आपकी, जो आप डिलीवर करते हैं चीज़ उनकी। तो ये कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, अगेन दीज आर 6, ओके। तो आपने ये देखा होगा कि इसके जो 3 डायमेंशनल मॉडल है उसमें 6 ऑपरेशंस, 5 कंटेंट्स एंड 6 प्रोडक्ट्स। अब इन्होंने क्या बोला ना कि कोई भी हमारा अगर फैक्टर है, राइट, हम फैक्टर्स की बात कर रहे थे ना अभी, 1 फैक्टर 2 फैक्टर थ्योरीज हमने देखी। तो इन्होंने जो बोला, इन्होंने बोला कोई भी एक फैक्टर है या कोई भी एक ट्रेट है तो उसमें क्या है, एक सेल फॉर्म होगी जो कि इन तीनों डायमेंशंस को यूज़ करके बनेगी। तो इन तीनों डायमेंशन को यूज़ करके अब हमारा सेल जो बनेगा वो कैसे बनेगा, लेट्स सी। दिस इज आई एम जस्ट गिविंग इट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, कि जैसे सपोज करो अगर मुझे एक सेल बनाना है बाय यूजिंग दैम 3, तो एक तो मेरा सेल ये बन गया। अगर मेरे को एक एक लेना है तो दिस इज 1, ठीक है। तो ये एक पूरा एक फैक्टर या एक पूरी एक ट्रेट हो गई है। अगर मेरे पास एक ऑपरेशन का है, एक कंटेंट का है, एक प्रोडक्ट का है, तो मेरा ये एक सेल हो गया 1 इंटू 1। कितनी पॉसिबिलिटी हुई इस सेल फॉर्मेशन की, 1, ओके। ऐसे ही अगर सपोज करो मेरे पास इसमें 2 होते, कॉग्निशन एंड मेमोरी रिकॉर्डिंग, एंड इधर सपोज करो 1 ही होते, तो इसमें मेरी कितनी पॉसिबिलिटी हो जाती, एक तो मैं यहाँ से इसको ये ज्वाइन, राइट, 1 पॉसिबिलिटी, एक ये हो जाएगी यही वाली जो ऑलरेडी थी, ओके। तो ये कितना हुआ मेरा, 2 हो गए ऑपरेशंस के, 1 हुआ कंटेंट का एंड 1 हुआ प्रोडक्ट का। तो 2 इंटू 1 इंटू 1 यानी कि 2 सेल्स की पॉसिबिलिटी हो गई मेरे पास, राइट। तो इसी तरीके से इन्होंने जितने भी ये दिए थे ऑप्शंस यहाँ पे, उनको जब हम नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ सेल्स निकालेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें हो जाएगा हमारा 6 ऑपरेशंस
into 5 contents into 6 products, which is 6 5 so 30 into 6 is 180. तो 180 टोटल नंबर ऑफ सेल्स आ जाएंगे आपके। ये मैंने आपको छोटा एग्जाम्पल इसलिए दिया है ताकि आपको समझ आए कि कैसे 180 की कैलकुलेशन यहाँ पे इधर आई है, तो आप रिलेट कर सकते हैं। एंड इट इज़ वेरी कंपलसरी कि कोई भी सेल होगा उसमें तीनों डायमेंशंस इंक्लूड होनी बहुत ज़रूरी है। अब इसमें हमने 2 इसके फंक्शन लिए थे, कॉग्निशन एंड मेमोरी के। तो एक तो हम मेमोरी के साथ इन बना सकते हैं 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर, एक हम कॉग्निशन के साथ बना सकते हैं, इसलिए हमारे यहाँ पे 2 आया। एंड इसका 1 ही था और इसका भी 1 था, तो इंटू 1 इज इक्वल टू 2 आया। आई होप ये मॉडल आपको अच्छे से क्लियर है। एंड इसमें ये एक मेन पॉइंट ही है कि जो भी सेल बनेगा, जो भी ट्रेट या फैक्टर बनेगा, उसमें तीनों डायमेंशंस का होना ज़रूरी है, देन ओनली इट इज़ लाइक वर्थ, ये उनका कहना था। एंड आपके एक में ही 2 भी लाइक एक सेल में आपके 2 फैक्टर भी आ सकते हैं, एक फैक्टर भी आ सकता है, राइट। तो ये उनका जैसे कि ये वाला हमने किया था। तो ये थी आपकी स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल जो यहीं फिनिश होती है। आई होप दिस इज़ क्लियर। मैं एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ कि 5 कौन कौन सी थ्योरीज थी। पहली थी यूनिफैक्टर और 1 फैक्टर, जो कि दी थी एल्फ्रेड बिनेट ने। उन्होंने बोला था कि सिर्फ एक फैक्टर होता है जो कि जनरल इंटेलिजेंस होता है, एंड उसी के आधार पे कोई कम इंटेलिजेंट होता है, कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। नेक्स्ट आई आपकी 2 फैक्टर थ्योरी, जो कि दी थी चार्ल्स स्पीयरमैन ने। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता, देयर हैज़ टू बी 2 फैक्टर्स। एक होता है जनरल फैक्टर जिसमें आपकी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ आती हैं जो सबकी सेम होती हैं, एंड एक होता है स्पेसिफिक फैक्टर जो कि एस फैक्टर होता है, एंड वो अपनी एक्सीलेंट फॉर्म में होता है, हर किसी में अलग अलग। तो उसके बेसिस पे ही जो एक्सीलेंट सिंगर्स, म्यूजिशियन, आर्टिस्ट जो होते हैं वो बनते हैं। देन आती है आपकी थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़, जो दी थी लुइस थर्स्टन ने। और उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि 7 टाइप्स की हमारी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं सब में, और वो कौन कौन सी होती हैं? वर्बल कॉम्प्रीहेंशन, न्यूमेरिकल एबिलिटी, स्पेशियल रिलेशंस, जिसमें कि हमने आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल किया था, देन परसेप्चुअल स्पीड, वर्ड फ्लुएंसी, मेमोरी एंड इंडक्टिव रीजनिंग। ओके, इंडक्टिव रीजनिंग में रिमेंबर हमने वो मार्केट का क्लोथ सेलर का एग्जाम्पल किया था। देन फोर्थ जो आया था हमारा थ्योरी, वो थी हायरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, एंड इट वाज गिवन बाय आर्थर जेनसन, जिन्होंने कहा था कि हायरार्की यानी कि देयर आर 2 लेवल्स। ओके, इंटेलिजेंस के हमारे जो है इंटेलिजेंस ऑपरेट करती है 2 लेवल्स पे। पहला लेवल होता है एसोसिएटिव लर्निंग, जिसमें कि जैसा कि सीखा वैसा का वैसा हमने डिलीवर कर दिया। एग्जाम्पल इज रोट लर्निंग। अनदर इज योर कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस, जिसमें कि हम सीख के समझ के चीज़ों को एंड देन अपनी एबिलिटीज़ को, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को यूज़ करके हम चीज़ें परफॉर्म करते हैं। इसका एग्जाम्पल दिया था मैंने थ्योरम्स एंड फॉर्मूलाज का। एंड देन 5th इज़ योर स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, जो कि JP गिल्फर्ड ने दी थी। उसमें हमने ये पढ़ ही लिया कि 3 डायमेंशनल है ये। कौन कौन से डायमेंशंस है? ऑपरेशंस, कॉन्टेक्स्ट, प्रोडक्ट्स। ऑपरेशंस के ये 6 हैं फंक्शंस, 5 कॉन्टेक्ट्स में आते हैं हमारे, 6 प्रोडक्ट्स में आते हैं। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 सेल्स हो जाते हैं। तो टोटल हमारे पास जो है 180 सेल्स की पॉसिबिलिटीज़ आती है, और हर सेल जो भी हम निकालते हैं या कोई फंक्शन निकालते हैं हम, तो उसमें इस मॉडल के आधार पे तो उसमें हमें तीनों डायमेंशंस को लेना कंपलसरी है। ओके, सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। एंड नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे theories which are based on information processing approach. So till then, take care, bye bye.